नमस्कार दोस्तों, शाश्वत मंच पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज रंग विमर्श में हम मुलाकात और बातचीत करेंगे एक्टर, डायरेक्टर, लेखक युवराज शर्मा जी से। तो चलिए देर न करते हुए रूबरू होते हैं उनसे और उनका मंच पे स्वागत करते हैं। मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। जी आपने मुझे अपने इस मंच पे बुलाया, मैं बड़ा खुश हूँ इस बात में। जी हुक्म। जी सर, अभी अभी मैंने सर सतीश जी का किया, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। मैं सर आपसे वही प्रश्न करना चाहूंगी, क्योंकि हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आप थिएटर में कैसे जुड़े। तो मैं आप जानना चाहती हूँ कि नेशनल स्कूल ड्रामा में आप स्टूडेंट भी रहे, वहाँ पे शिक्षक भी रहे, तो आपकी रंग यात्रा कैसे शुरू हुई सर? जी जरूर मैं बताऊंगा। मैं संक्षेप जी में ही बताऊंगा। उसका कारण है कि जी जी लोगों सर, के सवाल रह जाते हैं, आपके सवाल रह जाते हैं, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नटशेल में ही बात करूंगा। देखिए, मैं जी एक सर। हरियाणा के एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूँ, जो कि अब बहुत बड़ा जी इंडस्ट्रियल टाउन बन गया है, जिसका नाम यमुनानगर जी है। मेरी जी पैदाइश जी जो है हरियाणा में रोहतक में हुई थी। और चूंकि जी पिता मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, तो ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो कभी हम रोहतक गए, हिसार गए, पठानकोट गए, पटियाला गए। पटियाला 7-8 साल रहे, फिर यहाँ यमुनानगर आए। तो ऐसे घुमंतू जिंदगी थी। लेकिन मेरी जो जी 8वीं के बाद मेरी जो पढ़ाई हुई वो यमुनानगर में हुई, और मेरा कॉलेज भी वहीं से हुआ। मेरी जी खुशकिस्मती थी कि मेरे कॉलेज में जो हिंदी डिपार्टमेंट के हेड थे, वो अभी उनका नाम है कंवल नयन कपूर सर, जो कि मेरे जी पहले गुरु हैं। वो आर्ट में भी, पेंटिंग में भी, वैसे वो हिंदी डिपार्टमेंट के हेड हैं, लेकिन वो जी नाटक जो मेरे कॉलेज में होता था उन्हीं की वजह से होता था, उन्हीं की बदौलत था वो। जी अच्छा, मतलब वो लेखक भी कमाल हैं। बहुत कहानियां उन्होंने लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, बहुत अवार्ड मिले हैं उनके। हेलो जी बबली, नमस्कार। तो जी वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड, मेरी बहन ही है छोटी, जी जी बबली। अच्छा, तो मैं वहां पर कॉलेज के दिनों में मैं नाटक किए ढेर सारे। लेकिन तब समझ नहीं थी। तब ये था कि जी मुझे रोल करना है, मुझे एक्टिंग का शौक तो था, लेकिन मुझ पे जी बॉलीवुड का बहुत असर था। मतलब जी मैं देवानंद साहब को बहुत अपना आइडल मानता था उस जमाने में। मैं 70s की जी बात कर रहा हूँ, 30-70s की। जी तब हमें इतनी जी समझ जी नहीं थी कि नाटक की एक्टिंग और फिल्म की एक्टिंग में कितना फर्क होता है। सो एनीवे, वो करते करते मतलब यूथ फेस्टिवल्स में हम गए कॉलेज के। वहां हमने मोहन राकेश जी का छतरियां किया, शुतुरमुर्ग किया, एक और उनका प्लेस किए, पंजाबी प्लेस भी किए, अवार्ड भी मिले। लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ इसका मुझे नहीं पता था। मुझे शौक था करने का, शौक जुनून था, और मुझे ये लगता था इसके बाद मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में जाऊंगा। तो वो करते करते फिर मेरे प्रोफेसर साहब ने, कपूर साहब ने देखा कि इसमें कीटाणु हैं नाटक के। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम बेहतर होगा कि एक प्रॉपर जो तमीज से जो ट्रेनिंग है, जिसको कहेंगे मतलब सिस्टमाइज्ड जो मतलब एजुकेशन जो है, डिसिप्लिन्ड थिएटर की जो है, प्रोफेशनल थिएटर की, उसमें जाओ। तो फिर तुमको ग्रूमिंग होगी तुम्हारी, फिर तुमको समझ आएगा। सो एनीवे, किन्हीं कारणों की वजह से मैं चंडीगढ़ चला गया। वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी से 1 साल का थिएटर का डिप्लोमा मैंने किया, जो कि पंजाब के मशहूर राइटर हुए हैं बलवंत गार्गी साहब। उनके अंडर, उनकी डायरेक्शन में वो डायरेक्टर थे। तब 1 साल का था डिप्लोमा उस जमाने में। तो वो किया। तो उस दौरान करते करते ही हमारे वहाँ विजिटिंग फैकल्टी में पहले मनोज सिंह जी आए, जो कि हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक जाने माने मतलब कमाल कलाकार हैं, वो रहे हैं। और वो आए थे हमको पढ़ाने के लिए। तो उस दौरान गार्गी साहब ने क्या किया कि वो जो ग्रीक प्ले है एंटिगनी, उसका फ्रेंच वर्जन जो है जॉन एनुई का, वो डायरेक्ट किया। और उसमें मनोहर भाई जो थे, मनोहर सिंह जी, उनको क्रेयॉन का रोल दिया गया। तो हम उनको, चूंकि हम भी एक्ट कर रहे थे, तो उस दौरान हमने पहली बार प्रोफेशनल, इतने बड़े मतलब कद के इंसान, मतलब प्रोफेशनल कद के, हाइट के हिसाब से नहीं कह रहा,
तो वो उसको उनको देखा तो हम पागल हो गए कि अच्छा ये तो कमाल इंसान है, कमाल एक्टिंग है। उनका तलफ़ुज़ उर्दू और जुबान की मतलब जो उनका प्रोनाउंसिएशन था, उनका ब्रेथ कंट्रोल मतलब कमाल था। तो हम हैरान हो गए, बड़ा मजा आया। फिर उनके जाने के बाद जिनको मैं अपना एक्चुअल में अभी भी गुरु मानता हूँ, M.K. रैना साहब आए वहां पर, उन्होंने प्ले किया डायरेक्ट गोस्ट इब्सन का। तो वो बड़ा मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, तो मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा तो खाली गोस्ट के बारे में बात करता रहूंगा। तो मैं इसलिए नटशेल में थोड़े थोड़े में बता रहा हूँ। तो उसको कंप्लीट किया हमने, बहुत अच्छा रहा परफॉर्मेंस, बहुत नाम हुआ मेरे। मतलब उस जमाने में मुझे फिल्मों का, जैसे मैंने आपको बताया, प्रभाव था। तो मेरे बाल बहुत लंबे थे, मतलब काफी यहां तक रखता था, बहुत शौक था मुझे बाल रखने का। लेकिन रैना साहब ने आके क्रू कट करवा दिए, मेरे बाल कटवा दिए मिलिट्री वालों की तरह। तो मैं उस रात बड़ा रोया था, क्योंकि मुझे बालों से बहुत प्यार था। सो एनीवे, जब वो प्ले हुआ और उसकी तारीफ हुई, पेपर में छपा, तो उन्होंने कहा अब समझे। और उन्होंने मुझे मार मार के सीधा किया, मतलब डांट डांट के, कि तुम फिल्मी एक्टिंग करते हो, तुम कहाँ हो, युवराज कहाँ है। तो उन्होंने मेरा भूत जो था बॉलीवुड का उतारा। उन्होंने कहा तुम्हारा ओरिजिनल लाओ। तो वो मैंने सीखा। फिर उसके बाद पंजाब टूरिज्म की रेपेट्री बनी, हमने कॉकेशियन चौक सर्कल किया जो रैना साहब ने डायरेक्ट किया था। उसको लेके हम पूरा घूमे, कलकत्ता गए, जयपुर गए और दिल्ली आए। दिल्ली आए तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिखा। तब मैं नौकरी शुरू कर दी थी पंजाब टूरिज्म की रेपेट्री में। लेकिन जब वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा देखा तो मेरी घंटी बज गई। तो मुझे लगा अरे ये तो वो जगह है जहां मुझे आना था। मैंने जिक्र सुना था, नाम सुना था, पर मतलब ये कमाल, इस तरह का कोई स्कूल होता है और उसमें पता चला कि यहाँ तो 24 घंटे एक्टिंग ही करते हैं सब लोग। तो मैं पगला गया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो वो मेरी खुशकिस्मती थी कि जब मैं था, हमारा वो मतलब मुझे चुनने वालों में अलकाजी साहब थे, विजय तेंदुलकर थे, M.K. रैना थे, मतलब दिग्गज लोग, जो बड़े बड़े लोग थे, वो उस इंटरव्यू में थे। तो लेकिन मैं बड़ा बेबाक था शुरू से। मुझे डर नहीं था, किसी भी स्टेज फेयर नहीं था, कोई उस तरह का मेरे को टेंशन नहीं होती थी। तो मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने अपनी रियलिटी बता दी उनको कि मैं ऐसे घर से भाग के आया हुआ लड़का हूँ और मेरे को फाइनेंस करने वाला कोई नहीं है। मैं चंडीगढ़ में भी मुझे स्कॉलरशिप पे हुआ हूँ, यहाँ भी मुझे स्कॉलरशिप चाहिए। तो मैंने मांगा और मुझे हरियाणा गवर्नमेंट का वो स्कॉलरशिप भी मिल गया। 200 रुपये उस टाइम होते थे, 250 रुपये सॉरी। तो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से फिर वो डिप्लोमा 3 साल का जो डिप्लोमा किया। फर्स्ट ईयर में हमको सबको इकट्ठा ये सारी चीजें सीखनी पड़ती है, डायरेक्शन, बैक स्टेज और एक्टिंग। सेकेंड ईयर में आप लोगों को ऑप्शन होता है कि आप जा सकते हैं। ये हमारे जमाने की बात, अब नहीं मुझे मालूम वहां क्या हो रहा है। तो मैंने स्टेज क्राफ्ट ऑप्ट किया, क्योंकि मुझे बहुत चाव था लाइटिंग का, मेकअप का, सेट डिजाइनिंग का। लेकिन मैं चूंकि मेरे दोस्त लोग कहते हैं और मेरे टीचर भी, मैं मूवमेंट में बहुत अच्छा था। माइम एक जो सब्जेक्ट है, पेंटो माइम और बॉडी लैंग्वेज, इस पे कुछ परमात्मा की गिफ्ट है कि मुझे कंट्रोल था और थोड़ी थोड़ी समझ अभी भी है, तब भी थी। तो मेरी जो गुरु हैं रीटा गांगुली जी, मशहूर हिंदुस्तान की वो गायिका भी हैं और हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो इंडियन क्लासिकल माइम है, जो हमारे नाट्य शास्त्र में जिसका जिक्र आता है, और कथकली की जो मुद्राएं हैं, 24 मुद्राएं हैं, उनका खेल जो है, वो सारी समझ मुझे वहां से डेवलप हुई। तो उन्होंने मुझे घसीट के वापस एक्टिंग में ले आए सेकेंड ईयर में। एंड समहाउ आई फिनिश्ड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ये जो 3 साल का था, वो 1979 में कंप्लीट किया। फिर 1 साल का अप्रेंटिसशिप करना होता है, जिसमें हमको रेपर्टरी के साथ अटैच किया जाता है, और या फिर हमको बाहर वर्कशॉप्स के लिए जाना पड़ता है। तो मैंने 2 वर्कशॉप की, एक विशाखापट्टनम में 6 वीक की, और एक वर्कशॉप थी जो कश्मीर में, श्रीनगर में की, 6 वीक की। और उसके बाद वापस आके मैं रेपेट्री में आ गया, और रेपेट्री में मैं 1986 तक रहा, जिसमें देश विदेश घूमा। विदेश में हम फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गए, इंग्लैंड, जर्मन, पोलैंड,
और उसी दौरान मुझे मौका मिला, फ्रेंच स्कॉलरशिप मुझे मिली माइम की, लेकिन चूंकि मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा बालक होने वाला था, तो मैंने उसको मतलब नहीं अवेल किया माइम की वो उसको स्कॉलरशिप को। तो मैंने उसको रेपट्री को परस्यू किया, और बड़े मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मुझे पता नहीं कुछ, या तो मैं बहुत अच्छा हूं या परमात्मा बहुत अच्छा है, दोनों में से कोई एक चीज है। तो मुझे हमेशा टीचर्स अच्छे मिले, अच्छे लोग मिले, जैसे आप मुझे मिले, इसी तरह मुझे गुरु भी अच्छे मिले, मेरे दोस्त भी अच्छे मिले, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले हैं। अलकाजी साहब मिले, उनका आखिरी साल था, 1 साल और 2-3 महीने के बाद उन्होंने छोड़ दिया था नेशनल स्कूल ड्रामा। फिर कारण साहब आए, तो मैंने जितने भी दिग्गज लोग हैं इनके साथ काम किया, और हमारी खुशकिस्मती थी कि फर्स्ट ईयर में बैरी जॉन सर आए, तो हमने उनसे सीखा। वो मेरे दूसरे गुरु हैं मूवमेंट और माइंड के, जिनसे मैंने बहुत सीखा। तो इस तरह करते 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 1986 में फिर मैंने रेपट्री, चूंकि हम बहुत ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं रेपट्री में, 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकते, तो फ्रीलांसिंग के लिए हमको जाना पड़ता है अपने आप। सो देन व्हाट हैपेंड, क्योंकि हिंदुस्तान में थिएटर एक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर्वाइवल, वो जिए कैसे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जब तक है तब तक तो हम सोने के चम्मच से खाना खाते हैं, बाहर आते ही हमको फिर आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता है, क्योंकि बाहर हमको एक लाइट भी किराए पे लेनी हो तो हमें समझ नहीं आता कैसे लें, वो धन कहाँ से जुटाएं, एक्टर के लिए उसकी फीस कहाँ से दें, एक्टर जिए कैसे, उसका कन्वेंस कौन देगा। सो मैं, एक मेरे अच्छे दोस्त हैं हिंदुस्तान के बड़े मशहूर पपेटियर हैं दादी पदम जी, तो उनकी बदौलत मुझे ये फायदा हुआ कि स्कूल्स में मुझे चिल्ड्रन थिएटर के लिए मौका मिला करने का। तो वो करते 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 फिर आप यकीन मानिए कि मैं 35 साल तक चिल्ड्रन थिएटर करता रहा। अभी पीछे ही कुछ साल पहले ही मैंने वो छोड़ा है, मैं स्कूलों के साथ जुड़ा रहा, फ्रीलांसिंग में भी चिल्ड्रन थिएटर करता रहा। तो बहुत एंजॉय किया, मैंने बहुत सीखा, मैंने अपनी एक विधा खुद की तैयार की। मुझे गाने का बड़ा शौक था रेपट्री के दौरान या वैसे, फिर मैंने उन गीतों का लिखने का, मुझे स्कूल में जाने की वजह से लिखना शुरू किया। तो इस तरह मतलब बड़ा प्यारा सफर रहा बच्चों के साथ, बड़े सीनियर्स के साथ। और अब मौजूदा हालत में मैं गुड़गांव में रह रहा हूं, और मैंने अपना ग्रुप बनाया है जिसका नाम है कथा स्कोप, जो कि, और मुझे काफी यहाँ पर मैंने 3-4 नाटक किए। मेरे बड़े एक अच्छे मित्र हैं महेश वशिष्ठ, उनका अपना थिएटर है जो कि उन्होंने अपनी घर की छत पे बना रखा है, स्टूडियो थिएटर, वहां नाटक किए हमने। तो ये मेरा नटशेल में सारा एक्सपीरियंस अब तक का है। अब आप सवाल करिए मुझे इनसे रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं जानना चाहूंगी कि आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, कि जैसे आप एनएसडी की बात करते हैं, तो एनएसडी हर व्यक्ति नहीं जा सकता, जो बहुत लोग चाहते हैं जाना, तो उसकी दिक्कत ये आती है कि एनएसडी की जो कंपटीशन है, जो हम पास करके हम एनएसडी में जिस तरीके से हम प्रवेश पा सकते हैं, मेरे ख्याल से वो संस्थाओं द्वारा वो चीजें नहीं बताई जाती हैं। तो ऐसी मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या तैयारी होनी चाहिए, कलाकारों को बतानी चाहिए, जिससे एनएसडी के एग्जाम में हम मतलब एक नहीं तो 2 दूसरे बैच में तो हम निकल ही जाए या तीसरे में निकल जाए। आपने सवाल बड़ा प्यारा सवाल किया। ये अक्सर मुझसे पूछते हैं लोग भी कि हम क्या तैयारी करें। मेरा उनसे सीधा सवाल हो, पहला सवाल मैं उस सवाल करने वाले से पूछता हूँ, तुम थिएटर आना ही क्यों चाहते हो? और अगर थिएटर तुम्हें पता भी है, देखिए एनएसडी में आने से पहले ये बहुत जरूरी है कि मैं जानूं नाटक चीज भला क्या है, ये विधा क्या है। तो उसके लिए भी किसी भी जो स्टूडेंट नया आना चाहता है या ज्वाइन एनएसडी करना चाहता है, उसके लिए पहली शर्त ये होती है कि आपने नाटक देखे कितने हैं। जी बिल्कुल। आपके शहर कस्बे में, चाहे आप छोटी सी जगह से हैं, वहां कम होते हैं। तो अगर आपको थिएटर करना है तो आपको एक्सपोजर नहीं है, अगर आपने नाटक नहीं देखे, आपको कम से कम 20-30 नाटक देखे होने चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अल्फाबेट जो एबीसी, इसकी बेसिक एबीसी होती थिएटर की, वो क्या बला है। दूसरा इस चीज के लिए, और दूसरा पहले से तैयार होना होगा
कि मैं एनएसडी करने के बाद क्या करूंगा। प्रॉब्लम ये है मौजूदा जो एक्टर्स तैयार हो रहे हैं वो क्या करते हैं, उनके सामने जो उनका लक्ष्य है या मॉडल है वो है या तो इरफान है या नवाजुद्दीन है। तो करने आए हैं थिएटर और एक टांग उनकी पहले से ही बॉम्बे में होती है, तो वो लोग थिएटर कर ही नहीं सकते। वो गलत है, वो आए ही ना, क्योंकि वो फिल्म की एक्टिंग और थिएटर की एक्टिंग में बहुत फर्क है। वो बिल्कुल ग्रामर अलग है, भिन्न है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उनको ये तैयारी करें कि मैं क्यों आना चाहता हूं। अगर मुझे थिएटर ही करना है तो पहले तो, जैसे अभी सतीश भाई को मैं सुन रहा था, इन्होंने तो कोई एनएसडी नहीं की है, कितना ज्ञान है इनके पास। तो अब ये बहुत जरूरी है ना कि आप जहां रह रहे हैं, जिस गली मोहल्ले कस्बे में रह रहे हैं, वहां कोई ना कोई तो आपको इतनी कहानियां आपकी दादी नानी कहीं से, जरूरी थोड़ी मोहन राकेश करेंगे तभी आप थिएटर वाले माने जाएंगे, ऐसा कोई कहीं नियम नहीं है। एनएसडी भी ये नहीं पढ़ाती है। मैंने चिल्ड्रन थिएटर में जितने नाटक किए हैं उनमें से कोई भी लिखा नहीं हुआ, मैंने खुद लिखे हैं। मैंने इसके बाद जो मैंने अपना ग्रुप बनाया है उसमें भी मैंने लिखे हुए नाटक नहीं किए, मैंने अपने नाटक लिखे हैं। तो आपको पहले तैयार, दिमागी रूप से तैयार होना होगा। कंपिटिटिव है ये, कंपटीशन खतरनाक है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अगर आप बॉलीवुड के लिए एनएसडी जा रहे हो तो आप गलत हो, अभी से शुरुआत से ही गलत हो। तो ये बहुत जरूरी है, ढेर सारा नाटक देखें, समझें, लोगों से बात करें जितना संभव है। आजकल आप माना आप छोटे कस्बे में हैं तो आपको नाटक की किताबें नहीं मिलती हैं। अरे भाई गूगल तो है, सेल फोन लिए घूमते हो, सारा दिन चैट करते हो, गूगल खोलो, आपको डाउनलोड कर सकते हो। तो आप नाटक पढ़ें, पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको बेसिक ज्ञान हो, राइटर्स कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। शरीर को तंदुरुस्त रखें, जिम में जाने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ बोलो बोलो सर, मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ कि बहुत अभी भी आप देखें चाहे किसी भी शहर में तो शौकिया लोग रंगमंच ज्यादा करते हैं। तो मैं ये जानना आपसे चाहती, चूंकि आप एनएसडी में शिक्षक भी रहे और रंगमंच के स्टूडेंट भी रहे, एनएसडी के रंगमंच में जो अभिनय प्रशिक्षण है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है? वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो बहन, ऐसा है कहीं भी किसी भी तरह की ट्रेनिंग हो वो जरूरी है। आपको एनएसडी जो है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, अब का तो मुझे नहीं मालूम है, हम खुशकिस्मत थे, हमारे गुरु लोग जो उस जमाने में थे, हमको बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, थिएटर बला क्या है, ज्ञान बहुत जरूरी है। एक्टिंग, वॉइस एक्सरसाइज, वोकल कॉर्ड्स, शब्दों का उच्चारण, अलग अलग विधाएं। नाटक करने के लिए एक्टिंग की भी विधाएं होती हैं, अलग अलग होता है। स्टाइलाइज्ड अभिनय होता है, रियलिस्टिक होता है, मेलोड्रामा होता है, मतलब दुनिया भर के हैं। अब वो कई बार क्या होता है, आपको ये जानना होता है, बहुत जरूरी है कि आप ये जाने कि आप जिस स्क्रिप्ट को ले रहे हैं आप उसको किस फॉर्म में करना चाहते हैं। देखिए, आर्ट एक ऐसी चीज है जो 3 चीज से बनी हुई है मिलके। पहली चीज जो है, आर्ट जो है वो कंटेंट, फिर फॉर्म किस उसमें करना चाहते हो, तीसरा है स्टाइल जो आपका अपना होता है। तो आपको कंटेंट चाहिए, आपको अगर कथानक मिल गया उसके बाद तो आपकी बारी है, आप उसको क्या स्वरूप देना चाहते हैं। लेकिन आप कुछ भी करें, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप नाटक ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। अब खामखा एक्सपेरिमेंटेशन करें और अगर लोगों को समझ ही नहीं आया तो उसका क्या फायदा। इसीलिए जो आपके सतीश जी अभी बात कर रहे थे, तो ये आपका जो आपकी लोकल फॉर्म है, आप कथानक को उसमें ढालिए। तो आपको कोई जरूरत नहीं शेक्सपियरियन तरीके करने की। हमारे साथ, हमें याद है बीबी कारन साहब ने जब हमारे साथ शेक्सपियर का नाटक मैकबेथ किया था, तो उसको हिंदुस्तानी जो कर्नाटक की लोक शैली है यक्षगान, उसमें किया था। तो उसके 2 फायदे हो गए। एक तो लोगों को, ऑडियंस को समझ आई यक्षगान भी कोई बला है, ये भी कोई नाटक है, सिर्फ पंजाब का भांगड़ा ही नहीं है सब कुछ, और बॉलीवुड ही नहीं है, यक्षगान एक चीज है। और उसमें आपने शेक्सपियर कर दिया, कॉस्ट्यूम भी चेंज कर दिए, हिंदुस्तानी फॉर्मेट में किए, लेकिन नाम उनके हुए रखे। तो तरीके हैं, भिन्न भिन्न तरीके हैं आप किसी नाटक को कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि ट्रेनिंग जरूरी है। आप जरूरी नहीं कि आप एनएसडी आए, एनएसडी अगर आप
अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मध्य प्रदेश में भी है, भोपाल में है, लखनऊ में भी है, चंडीगढ़ में है, साउथ में भी है, बहुत सारी जगहें हैं। या जी सतीश जी जैसे लोग हैं, आपके आसपास अच्छे सीनियर लोग होंगे, या तो वो एनएसडी बिल्कुल से सर, गए हुए या नहीं गए हुए, बिल्कुल तो सर। भी आप उनसे सीख सकते हैं। जी, अगला सवाल आप। एक्चुअली एक्चुअली सर समाज में बहुत सारी अपवादें भी होती है। मैंने कहीं पढ़ा था, जैसे हमारे बीच अभी दिलीप जी नहीं रहे, दिलीप कुमार जी, इन्होंने जी कोई एक्टिंग की कहीं भी इन्होंने कोई ना मेरे ख्याल से प्रशिक्षण लिया और ना ही कोई ड्रामा किए, फिर भी एक बेमिसाल व्यक्तित्व है इनका। और जी वहीदा रहमान जी के बारे में ऐसे, तो मुझे लगता है इन लोगों ने कोई प्रशिक्षण भी नहीं लिया, फिर भी एक ऐसे मुकाम पे एक्टिंग के छाप छोड़ गए हम लोग के बीच में। तब प्रश्न जी ये चीजें आती हैं। सर चूंकि है प्रशिक्षण भी जरूरी है, साहित्य को भी पढ़ना जरूरी है, कला साहित्य को। मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहती हूँ, जो लोग शौकिया रंगमंच से जुड़े हुए हैं, तो शौकिया एक्टर कब, एक जिम्मेदार एक्टर कब बनता है? ये आपके अपने पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व जी पे डिपेंड करता है, आप जिंदगी में कितने जी सीरियस हैं। आप हर चीज जी को मजाक लेंगे तो आप जिंदगी को भी मजाक लेंगे। ये एक ऐसा है, जी जब तक नशा है, थिएटर जो है नशा है, जुनून अगर आप जी में नहीं है तो आप थिएटर ऐसे शौकिया है, फिर वो कॉलेज लेवल का कर लिया आपने, किया शौक किया, जी 4 लोगों को इम्प्रेस कर दिया, किसी लड़की को इम्प्रेस कर दिया, गर्लफ्रेंड को, तो वो लोग थिएटर नहीं करेंगे, वो ऐसे ही शौकिया आते हैं, वो कर करा के निकल गए। जिनको जी सीरियस थिएटर करना, मुझे उनसे कोई एतराज नहीं, जो शौकिया करना चाहते कर लो भाई, प्रॉब्लम क्या है? जी हमें लोग चाहिए, उनकी वजह से, चाहे वो शौकिया लोग आते हैं, अगर मेरे नाटक में हैं, चाहे वो 3 महीने के लिए रहे, मेरी जी ऑडियंस को तो एक स्क्रिप्ट देखने को मिल गई, मुझे उन लोगों से परहेज नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि जी मेरे पास ट्रेंड एक्टर ही आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आ सकता है। जी हाँ, मैं एक सेकंड दूंगा। महेंद्र जी जी, थैंक यू। सदानंद साधना मिश्रा जी, शुक्रिया। जी नीरा जी, शुक्रिया। जय नारायण भाई, नमस्कार। बहुत बहुत मेरे मित्र अभी अभी बने हैं इसी पे ही, जी जी अभी कंप्यूटर पे, बहुत प्यारे इंसान है। शुक्रिया जी भाई, स्वागत, आप आए, अच्छा लगा। हाँ, आप पूछिए जी सवाल। सर। हाँ देखिए सर। क्या, एक मैं जी आपको बताऊं, अब मैंने क्या किया, जी देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं थिएटर वाला हूँ, मैं ये जी नहीं भूल सकता आप मेरे सामने बैठी हैं, जी मुझे आपको मौका देना पड़ेगा बिल्कुल बोलने बिल्कुल। का। आपको सजा नहीं बिल- मिली है कि मुझे भुगते हैं। हेलो वेदू। जी, विदु जी जुड़ खुश गई। रहो, खुश रहो बहन, जी खुश रहो। तो और मैं ऑडियंस से भी कनेक्ट कर रहा हूँ, थिएटर में जी ये बहुत जरूरी है, फिल्म में ये बिल्कुल सर, पॉसिबल नहीं, थिएटर में ये बहुत बिल्कुल जरूरी है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ऑडियंस से भी बात कर रहा हूँ, यही जी इसकी खूबसूरती है, यही इसका मजा है। अब पूछिए। बिल्कुल। सर आपकी भी पोस्ट मैंने पढ़ी थी, क्योंकि अभी ऐड हुई हूँ आपसे फेसबुक पे, तो मैंने जी, एक बड़ी प्यारी चीज लगी, आपने उसमें लिखा था नाटक में संगीत का महत्व और उसका स्वरूप। तो इस संदर्भ में जानना चाहती हूँ। वो दरअसल क्या है, आपने बड़ा जी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। जी हमको नहीं पता था, क्योंकि जब हम पंजाब, मतलब हरियाणा पंजाब में जब मैं नाटक करता था, तो इफेक्ट के लिए म्यूजिक दे देते, सीन चेंज के लिए, क्योंकि सेट चेंज जी करना, बीच में कोई भी कहीं का म्यूजिक लगा दिया, डिन 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 डिन, लाइट गई, थोड़ा म्यूजिक बिजी रखा, फिर आके चेंज हो गया। जी जी लेकिन ये आपको है, मतलब ये जो थिएटर करना चाहते हैं, उनको इस चीज को ध्यान देना होगा, जो हिंदुस्तानी फोक थिएटर है, या ट्रेडिशनल थिएटर है, या क्लासिकल थिएटर है, जी म्यूजिक उसमें मतलब एक इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बगैर देखिए क्या होता है, हम नाटक वाले कौन हैं? हम कथाकार हैं, हम कथा कहानीकार हैं, हम कहानी सुनाते हैं। हर इंसान में एक कहानी सुनाने वाला होता है, ये परमात्मा की देन है। तो हम कहानी कहना चाहते हैं, कहानी जब कहना चाहते हैं तो अपना अपना अंदाज है। अब पूरा हिंदुस्तान आप सोचिए कि हमारे को 29 शायद प्रदेश है, प्लीज गलत हो तो मुझे माफी चाहूंगा, 29 नहीं स्टेट्स है, तो जी सबकी अपनी फोक फॉर्म है, और हर एक में कहानी कहने का अलग अंदाज है। और इसी तरह दुनिया भर में आपको इतनी कहानी कहने के तरीके मिलेंगे। आप राजस्थानी तरीके से कहिए, आप गुजरात में जाइए, भवई में आप उनकी नाटक वो है, आप उसमें नाटक कीजिए, लेकिन उसमें म्यूजिक इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है
देखिए थिएटर का जो म्यूजिक होता है, नाटक का म्यूजिक वो भिन्न है। ये कुछ बिल्कुल। हमारे रिचुअल्स से निकला है। देखिए कोई भी नाटक है या कहानी कथा कहते हैं, राम की कथा हो, श्याम की कथा हो, जिसकी भी हो, तो उसको सुनाने के लिए एक रिदम होता है, एक लय होती है, उसमें चौपाइयां बोली जाती हैं। ये प्रथा रही है, हमारे रिचुअल्स में है, उसी से डेवलप हुआ। ग्रीक थिएटर भी जो था, शुरुआत इनिशियली जो शुरू हुआ था, वो उनके एक गॉड थे डायनोसिस, उसकी प्रेज में वो गाते थे, और जो गाने वाले थे उसका नाम कोरस होता था, और जो वो गाते थे उसको डिथी रैम बोलते थे, उस जी कपलेट को, वो लाइनों को। तो वो वहां भी म्यूजिक यूज होता था। तो म्यूजिक जी से कहते वक्त जो मेरी अदायगी है, जब मैं नाटक में म्यूजिक का इस्तेमाल करता हूं, तो मेरा म्यूजिक ये नहीं होता कि मैं सुरीला कितना हूं, मैं कितनी मुर्गियां लेता हूं, वो नहीं है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है मैं जी म्यूजिक के सहारे शब्दों को कैसे बोलता हूं, और शब्दों पे जी स्ट्रेस देने के लिए मैं ताल का इस्तेमाल करता हूं और स्वर का इस्तेमाल करता हूं। ये करते जी करते मैं अपनी बात कह देता हूं, क्योंकि मैं पकड़ता हूं ऑडियंस को। मतलब जी अरे सुन ले भाई मेरी बात, अरे सुन ले भाई मेरी बात, सुन ले बात। अब मैं ये ताल पे बोल रहा हूँ, अब इसमें कुछ भी नहीं है, धन धन दिन धन दिन धन, सिंपल ताल है। अब इस पे जब मैं पकड़ता हूँ, अगर मैं डायलॉग बोलता हूँ, बोलता हूँ, तो मुझे पता है ऑडियंस सो ना जाए, तो मैं तोड़ता हूँ उसको तोड़ने के जी लिए, उस मतलब वो बोरियत को तोड़ने के लिए मैं म्यूजिक का इस्तेमाल करता हूँ। अब ये शैली हमारे सारे फोक थिएटर्स में है, लेकिन इसको पॉलिश किया मराठियों ने और बंगालियों ने। उस जी और पारसी थिएटर का बहुत कंट्रीब्यूशन है। यूपी में नौटंकी, आप वाकिफ होंगे, उसमें म्यूजिक का इस्तेमाल बहुत हुआ है नौटंकी शैली में। तो हमें ये समझ नहीं थी, तो हमें ये समझ जी डेवलप की इधर जब कारन साहब आए, बीवी कारन साहब, तो जी उन्होंने हम इसका इम्पोर्टेंस समझाई कि म्यूजिक की क्या इम्पोर्टेंस है। इसका स्वरूप राग का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, पर वो मतलब आपको राग नहीं गाना है, आपको शब्द गाना है, शब्द बिल्कुल प्रधान है। हमारा नाटक जो म्यूजिक है, उसमें शब्द मुख्यतः सामने आना चाहिए। वो किस ताल में बैठे कि ऑडियंस को वो पकड़ ले, तो ये जी बहुत जरूरी है। म्यूजिक का इस्तेमाल इस तरह से करो कि वो सिर्फ सहारा बने, ना कि म्यूजिक डोमिनेट करे आपकी स्क्रिप्ट। ये हमको बिल्कुल बाबा ने, हमको प्यार से बाबा बोलते थे, बाबा कारन, बीवी कारन तो उनका नाम था वैसे। वो हमारे हम्म, डायरेक्टर भी रहे, फिर भोपाल रंगमंडल के मुखिया वही थे, उन्हीं की देखरेख में हुआ। अब पूछिए और पूछिए। जी जी बिल्कुल सर। सर कारण जी की एक यहाँ पे वर्कशॉप हुई थी, दुर्भाग्य से मैं उसको नहीं ले पाई थी। उस जी वर्कशॉप में मुझे भी करना था, लेकिन मैं जुड़ नहीं पाई किसी कारणवश। बीबी जी कारण जी के सर साथ आपने मतलब उनके उसमें किया है, तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या मतलब अनुभव रहा है उनके साथ काम करने का। उनके साथ अद्भुत, जी अद्भुत कहूंगा, जी अद्भुत एक्सपीरियंस था। देखिए जी उन्होंने हमारे साथ बैरी जॉन इडिपस प्ले कर रहे थे, किंग जी इडिपस, तो उसका म्यूजिक कारन साहब ने किया। अब वो जी ग्रीक प्ले है, उसको पूरे ग्रीक फॉर्म में किया जा रहा है। जी तो एक दिन हारमोनियम लेके बैठ के, हमारी पूरी क्लास जो थी वहां बैठी हुई थी, तो जी वो हम कहते चलो भैया हम ग्रीक में गाएंगे। तो हमने कहा सर ग्रीक म्यूजिक कौन सा होता है? बोला जो किसी को नहीं पता वो ग्रीक है। अब ये हमको समझ ही नहीं आई। बोले भाई ग्रीक को भी नहीं पता होगा कि उस पीरियड में क्या बजता था। हमको वो नहीं स्वर चूज करना है जो कि सारे रोज सुनते हो, बॉलीवुड से हट के, क्लासिकल म्यूजिक से हट के। तो वो क्या, उन्होंने क्या किया, हारमोनियम के जो स्विचेस होते हैं, काला सफेद काला सफेद, वो एक एक नीचे उतरते गए, ड र र र, तो एक एक नीचे उतरते गए, और वो करा के रियाज करवा के रिहर्सल, फिर उन्होंने शब्द डाले, आज जी थीब के शहर में। वो अजीब लगा जब हम 20 लोग गाते थे। अब सोचिए कोरस में जब हम गाते हैं तो जी इतना पावरफुल लगता है वो, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते थे हमको। फिर हमने उनके साथ जैसे मैकबथ मैंने कहा वो किया। उन्होंने उन्होंने जितने भी प्ले किए वो म्यूजिकल होते थे उनके, कारन जी साहब की
क्योंकि म्यूजिक उनका क्या कहते हैं स्ट्रेंथ थी। वो म्यूजिशियन बहुत, जी उनके घर में आपको शायद कप प्यालियां ना मिले, चम्मच जी, वो ना मिले, लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत मिलेंगे। हर कमरे में उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पड़े होते थे। जी म्यूजिक का मतलब वो उनको परमात्मा ने कमाल गिफ्ट दी हुई थी, और बहुत प्यारे जी इंसान थे वो, बहुत भोले थे और कमिटेड थे, वो जमीनी इंसान थे। तो हमको ये समझ आया, और फिर हाँ हमने किया सुरेश वर्मा जी का शायद प्ले था वो, छोटे सैयद बड़े सैयद, मैं शायद जी राइटर में हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ। वो उसमें उन्होंने क्या किया कि मैं, आप रघुवीर यादव को जानती होंगी, रघुवीर यादव जी एक्टर जो जी है, जी जी मैं जी रघुवीर भाई, वो रघु भाई हमारे मेरे से 2 साल सीनियर हैं, और रवि केमू जी जो हैं, जी कुणाल केमू के पिता, वो हम 3 लोग नरेटर बने थे उस प्ले में। तो एक जी भांड, एक नकलिया और एक बहरूपिया बने थे। तो हम गा जी कर सीन जोड़ते थे, हम गाते थे, हर जी सीन के बीच में जोड़ने के लिए कथावाचक की तरह हम लोग गाते थे। जी और वो जी उन्होंने हम पे छोड़ दिया था कि आप कैसे गाओगे, फ्रीडम दे दी थी, और ये कहा था फिल्मी नहीं होना चाहिए, जी बिल्कुल नहीं फिल्मी होना चाहिए। तो वो फिर रघुवीर, चूंकि रघु भाई काफी बहुत ही मतलब म्यूजिक में तो महारत है उनकी, वो भी किसी से सीखे नहीं है, क्योंकि जी वो आए पारसी थिएटर से हैं, बेसिकली उनकी बैकग्राउंड जो है नौटंकी और पारसी थिएटर की है, तो उनकी रगों में ही है। तो उनकी वजह से हमने बहुत गाने बनाए उस प्ले में, और जो कारल साहब वो सुनते थे, शाम को हम बनाते थे, वो सुनते थे और हमें शाबाशी जी देते थे। थोड़ा बहुत कहीं कह देते इसको ये लगाओ, जरा लगा के देखो अच्छा लगेगा। तो वो जी इस तरह से एनकरेज करते थे हमको कि हमें भी हिम्मत आती थी, यस करना चाहिए करना चाहिए, तो हम करते गए। तो उनके साथ तो अद्भुत एक्सपीरियंस था बहन, उसका क्या बताऊं मैं, जी वो तो। बिल्कुल हाँ, और सवाल पूछिए। जी 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 सर। अभी आपने बड़ा अच्छी अच्छी बात की सर। रंगकर्म के क्षेत्र में बहुत प्रयोग भी हो रहे हैं, उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे जो नाटकों में प्रयोग हो रहे हैं? देखिए, मुझे प्रयोग से कतई ही कोई ऐतराज या जी परहेज नहीं है। मैं फिर वही बात जी कहता हूं, आप कुछ भी करिए। जी अलकाजी साहब हमें अक्सर कहा करते थे कि ऑडियंस इज ऑलवेज राइट। आप जिसके लिए कर रहे हैं उसको समझ आनी चाहिए ना भाई। आप बिल्कुल अपनी बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन के लिए, या आप अपने अपने जो खुजली है उसको दूर करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वो किसी के पल्ले ही जी नहीं पड़ रहा, तो मतलब बिल्कुल उसका कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी फॉर्म को इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि वो आपका जो कंटेंट है, जो कहानी है, उसको बयान करने में, उसको एक्सप्लेन करने में, वो विधा जो आप स्टाइल डिफरेंट कर रहे हैं, वो उसमें मददगार साबित होगी। तब जी आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, तब आप उसको जी भिन्न तरीके से कीजिए। मुझे याद है, मैं जी आपको, आपने पूछा ही है तो एक छोटा सा, मैं ज्यादा वक्त, मुझे वक्त कितना है मुझे बता दीजिए, कब कब तक बोलना है मुझे। अभी है सर, बहुत है सर। अच्छा, मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि जी मैं जी बोर नहीं करना चाहता किसी को भी। जी हाँ, बिल्कुल तो हमें बैरी जॉन सर ने हम फर्स्ट ईयर में हमारे साथ एक प्ले किया। अब आपने जी स्टाइल की बात की तो मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ। तो वो प्ले का नाम था जर्नी टू द माउंटेन बियॉन्ड, अंतिम यात्रा जी उसका नाम था। उसमें क्या था कि जैसे आप हैं और मैं हूं, तो मेरी एक स्टेज के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट। तो एक तरफ रियलिस्टिक सेट है और एक तरफ स्टाइलाइज्ड सेट है। और जी अगर 6 एक्टर हैं किरदार चरित्र में, तो 6 ही दूसरी तरफ उनके इनर सेल्फ है, अंतरात्मा। जी अब आप समझे। तो ज्यों ही कोई सवाल इधर से पूछा जाता है रियलिस्टिकली स्टेज के राइट जी से, तो दूसरा कैरेक्टर जिससे पूछा गया है उसके मन में क्या चल रहा है, वो हम लेफ्ट साइड में जो होते थे स्टाइलाइज्ड में हम बिल्कुल बोलते थे। बोलने की विधा भी डिफरेंट होती थी और मूवमेंट भी बहुत स्टाइलाइज्ड होता था। तो जी तब वहां पर ये एक नया एक्सपेरिमेंट था कि इनर सेल्फ, अंतरात्मा कैसे बताएं। जी तो वो इतना इम्पैक्ट छोड़ता है, वो इतना पावरफुल था, और फर्स्ट ईयर में ही हम सीखे। तो जी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर, मतलब मुझे किसी से भी कोई एतराज नहीं है। मैं फिर वही कहता हूँ, अगर मुझे समझ नहीं आई आपने जो किया है ये इस्तेमाल करके, बिल्कुल तो मेरे लिए तो देखिए, सिंपल सी आपको
एक एग्जांपल मैं कोट करता हूं अक्सर, सुभाष घई या कोई भी बहुत बड़ा करण जौहर अगर करोड़ों रुपए लगा के 20-50 करोड़ लगा के कोई फिल्म बनाते हैं और फिल्म के पहले दिन जब ऑडियंस बाहर आती है और रिक्शा वाला बाहर आते ही कहता है बेकार फिल्म है, और वो फिल्म पिट जाती है। अब आप समझे? बिल्कुल तो बिल्कुल ये सर। आप सोचिए कि आपको परखने के लिए ऑडियंस ही है, तो आप कोई बिल्कुल भी सर। ऐसा, हाँ, ऐसा मूर्खतापूर्ण कोई काम मत कीजिए कि ऊपर से निकल जाए। आप इंटेलेक्चुअल हैं तो होंगे भाई, घर में होंगे, बिल्कुल या ऐसी ऑडियंस के सामने जाके करिए जहां पर इस तरह की चीजें समझते हैं। पर आम आदमी के लिए जब आप करते हैं तो ये देखना होगा, जो कि मेजॉरिटी में है, थिएटर ऑडियंस जी सियानी होती है, सभी सियाने होते हैं, बिल्कुल। लेकिन यू हैव टू कैटर टू एवरीवन। जी, नेक्स्ट सवाल लेकिन सर एक चीज यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज। नाटक करना इतना इतना सहज कार्य नहीं है सर, जितना मतलब दर्शक सोचते हैं। काम तो बहना जी कोई भी सहज नहीं है। रोटी बनाना भी, देखिए, खाना बनाना ये मर्द जी लोग या आपके बेटा या जो दूसरे दामाद जो भी हैं, ये लोग सोचते हैं अरे माँ करती क्या, जी खाना ही तो बनाती है। एक दिन उनको बिल्कुल कहो खाना बनाएं, प्याज छील दें। तो जी मैं तो ये कहता हूँ हर थिएटर वाले को खाना बनाना आना चाहिए। जी भाई बड़ी सिंपल सी, मैं अक्सर अपने एक्टर जो एमेच्योर है उनसे पूछता हूँ, जी जीटी रोड पे जाते हो, जितने ढाबे हैं सारे मर्द लोग खाना बना रहे हैं। 5 स्टार जी होटल जी जितने हैं, सारे शेफ जो हैं वो मर्द हैं। तो बिल्कुल जब सारी हर जगह बना लेते तो घर में क्या मौत पड़ती है इनको? घर में क्यों नहीं बनाते? बिल्कुल। बड़ी सिंपल सी बात है। बिल्कुल सही सर। तो सुधीर श्रीवास्तव सहज तो सुधीर बहन श्रीवास्तव जी 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 बिल्कुल जी, सर। सुधीर श्रीवास्तव सर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ चुके हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर स्वागत, एक नहीं भाई प्रश्न स्वागत। जी हाँ जी एक आपने मतलब उसपे मैंने देखा आप एक्टिंग हो चाहे स्टेज क्राफ्ट के बारे में लिखा है, मेकअप लाइट के बारे में लिखा, इसमें जी इसके जी। आपके जो अनुभव हैं वो थोड़े थोड़े मुझे मैं चाहूंगी शेयर करिए सर। इसमें बहुत जरूरी है, देखिए एक थिएटर वाले को, जी जी मेरा अपना, ये मेरा पर्सनल विचार है, प्लीज जी हर एक को सोचने का हक है और डिसीजन का है। मैं ये असली थिएटर वाला, सी आप एक्टर नहीं, आप थिएटर कर रहे हैं या एक्टर एक्टिंग कर रहे हैं। मैं अपने जी को एक कंप्लीट हार्डकोर थिएटर वाला मानता हूँ, जिसको जी पेंट करना भी आता है, जिसको एक्टिंग भी आती है, जिसको कॉस्ट्यूम में भी करने आते हैं, मेकअप भी करता है। तो हमको एनएसडी में ये सब सिखाया गया है। हम मेकअप भी करते थे एक दूसरे का और स्टेज पे एक्टिंग भी करते थे। और जब खत्म हो जाता था शो तो नेक्स्ट डे दूसरा शो है, तो हम फिर पेड़ पे चढ़ के, जो कि रविंद्रा भवन में उधर दिल्ली में, उस पे हम पेड़ पे चढ़ के जी लाइटिंग को दोबारा लाइट करते थे, उतारते थे, क्योंकि हमें अगली जगह जाना। मैं जर्मन गया, पोलैंड गया, तो मैं एडवांस पार्टी में जाता था, क्योंकि मुझे सेट जी लगाने में बड़ा मजा आता था, सेट डिजाइन करने में। क्योंकि जी वो एक ऐसी जगह, मेरा मंदिर है वो सेट जो है, जी स्टेज सेट, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। इसमें एक अपना मजा है। अब आप सोचिए, मैं किसी सुरेश या अनिल को मैं एक कैरेक्टर ही दूसरा दे रहा हूँ मेकअप और कॉस्ट्यूम करके, तो मेरी कितनी जी बड़ी जिम्मेवारी है। तो ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है। ये उसी तरह है कि आप घर में पनीर, आपके बच्चे कहे अच्छा नहीं बना, ये नहीं बना, अरे भाई उसके पीछे कितनी लंबी लाइन है। पहले पनीर आया कहाँ से, वो दूध कैसे दिया गाय ने, फिर उसको गाय को देखने वाला कौन, ये लाइन लंबी है। सहज कुछ भी नहीं है, कुछ भी सहज नहीं है, सारी चीजें मुश्किल है। आप वकालत करती हैं और जी सुधीर भाई वकालत करते, आसान है क्या? पहले तो औरतों के लिए यही प्रॉब्लम थी, वकालत करे बढ़िया ही वकील बनेगी, तो प्रूव जी करती है ना। हालांकि बिल्कुल अभी बिल्कुल भी मैं धीरे से कह रहा हूं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट की मुखिया कोई औरत क्यों नहीं बनाई, मुझे अभी तक सवाल है मेरे दिमाग में। एक महिला क्यों नहीं चीफ जस्टिस बनी, मेरा अभी तक इंतजार में हूँ। एनीवे, चलिए थिएटर पे जी वापस जी बात। जी जी बिल्कुल सर। सर आपने लेखन में भी बहुत सारा कार्य किया है, तो लेखन के बारे में भी हमें कुछ बताएं, कुछ शेयर करें सर। देखो बहना, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं लेखक मोहन राकेश वाला तो हूं नहीं, जी मैं छोटे प्ले करता हूँ, क्योंकि मैं जी इंटेलेक्चुअल नहीं, बुद्धिजीवी नहीं हूँ।
मैं जी सिंपल थेटर वाला हूँ, जमीनी हूँ, मैं जी इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, ना मुझे कोई अवार्ड्स मिले हैं। उस हिसाब से मेरा अवार्ड ऑडियंस होती है। मेरा बिल्कुल। मैं थेटर करता हूँ, मतलब एक शब्द है, ग्रीक शब्द कैथारसिस, जी अगर आपने सुना हो। कैथारसिस का मतलब ये होता है, एरिस्टोटल की पोइटिक्स में आता है, एक्टर को जरूर जी जानना चाहिए। मैं जी नाटक करूं और ऑडियंस मेरे साथ हो ले, मेरे करते करते रो दे या हंस दे या नाराज हो जाए, तो उनके दिल का गुबार निकल जाता है, अंदर जी जितना भरा हुआ है वो निकल जाता है, वो अपने जी आप को स्टेज पे महसूस करते हैं। तो मेरा काम हो गया। मेरा इतना इंपॉर्टेंट काम है कि मैं उसके भरे हुए, जो भरा हुआ इंसान, जी उसका सर। अंदर का गुबार निकालता हूँ। तो मेरा तो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ जो मैं थिएटर जब करता हूँ तो गंभीर होके करता हूँ, और ये मान के चलता हूँ कि ये मेरा कर्म है। और जब मैं कर्म करता जी हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मुझे खुशी होती है, एक अजीब सी खुशी होती है, मुझे सुकून जी मिलता है थिएटर करके, क्योंकि मैं थिएटर जी पर्पस के साथ करता हूँ। मतलब जी मेरे पास कारण है, मेरे पास जी मैं जानता हूँ मुझे थिएटर में कोई प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, ना पैसा मिलेगा, लेकिन मैं जी जब चिल्ड्रन थिएटर किया 35 साल, जब मैंने स्क्रिप्टें लिखनी शुरू की, आपने कहा स्क्रिप्ट लिखने की, तो स्कूलों में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। आज अभी 8 बजे रियलिटी शो आएगा, आप देखती हैं वो सोनी पे, जी जी छोटे छोटे 5-5 7-7 साल के बच्चे हैं, उनके लिए गाना बीड़ी जलाए दे और इस पे गाने पे डांस करते हैं। अब बच्चों जी का सर। कसूर नहीं है, क्योंकि बच्चों के जी गाने ही नहीं है। बच्चों के गाने बिल्कुल। कहाँ हैं? ना कोई बच्चों की जी कहानियां लिखता है। अभी भी हम बाबा ब्लैक शीप, वो जो विदेश वाली है, उसको लेते हैं, हैव यू एनी बुल। जी हमारी हिंदी की कविताएं ही नहीं है। तो जी मैंने जब स्कूल्स में गया तो मुझे मेरी प्रिंसिपल्स ने कहा कि भाई स्क्रिप्ट हम कहाँ से लाएं। उस वो तो आप भी जानती होंगी, आपके स्कूलों में भी इलाहाबाद में हो, तो यही होता है, नाटक का लिखने का या कविता लिखने का काम हिंदी डिपार्टमेंट की हेड को या इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड को सौंप दिया जाता है, भाई तुम लिखो। बिल्कुल। लेकिन नाटक लिखना सबके बस का नहीं होता है। जी तो मैंने, जब मुझे कहा गया और मुझे लगा कि मुझे बाहर रोटी मिलेगी नहीं, क्योंकि थिएटर एक्टर है, को पैसे मिलते नहीं है, तो मुझे अगर यही चिल्ड्रन थिएटर करना है, आई मस्ट स्टार्ट राइटिंग। फिर मैंने जी लिखना शुरू किया, मैंने कहानियां ली, मैंने इतिहास को उठाया। मैंने एक नाटक किया था जिसमें मैंने, जब हमारे हिंदुस्तान की 50वीं फ्रीडम की वर्षगांठ थी, तो एक स्कूल है जी दिल्ली के, सलमान इवनिंग ब्रांच के, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो उसमें मैंने कहा कि मेरी स्क्रिप्ट जो होगी उसमें कोई दखल नहीं देगा। तो मैंने वो वाले पन्ने लिए इतिहास के जिनको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। अब जैसे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, या जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी एक छोटा सा सवाल है, कोई ये बताया है कि हिंदुस्तान का पहला झंडा किसने डिजाइन किया था? मैं डिजाइन कह रहा हूँ, जी मैंने आज तक हजारों लोगों से पूछा, किसी को नहीं पता, स्टूडेंट्स को नहीं पता, हिस्ट्री टीचर को नहीं पता। तो मैंने, एक मेरे पास किताब मिल गई, एक नेवल ऑफिसर की थी, तो उसमें नेवल झंडे की जर्नी के बारे में लिखा हुआ था। तो उसने महाभारत से यवनिका, पताका, ये सारी चीजें, ध्वज, ये सबको कवर करते 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 हिंदुस्तान के जो ये फ्लैग है उसकी जर्नी का बताया। तो आपको हैरत जी होगी कि पहला झंडा जो डिजाइन किया गया था, वो विवेकानंद जी की शिष्या जो थी, सिस्टर निवेदिता, उन्होंने जी डिजाइन किया था। तो मैंने नाटक लिखा, हिस्ट्री को देखा, उसके हिसाब से उसमें से पकड़ के फिर लिखा। जी सो इसी तरह मैं करता गया। फिर जैसे आप, बड़ी एक मशहूर कहानी है कि एक ऊंट लेकर एक रेगिस्तान में वो सौदागर जा रहा था, रात हुई, उसने टेंट गाड़ दिया, तो सोने चला गया। थोड़ी देर ठंड बढ़ गई इस रेगिस्तान में, तो ऊंट ने कहा, मालिक बाहर बहुत ठंड है, गर्दन अंदर ले आऊं? बोला ले आओ भाई। धीरे धीरे ऊंट अंदर आ गया, ये आपने पढ़ी होगी। अब मैंने जी इसको कैसे इस्तेमाल किया, देखिए स्कूल में जी जी मेरे स्टेज के दो हिस्से हैं। एक हिस्से में जी ऊंट और वो सौदागर जा रहा है, दूसरे हिस्से जी में जब उसने कहा, ऊंट ने, मालिक गर्दन अंदर ले आओ? बोला ले आओ भाई।
तो मेरा नरेटर कहता है इस तरह सन 1600 में कैप्टन हॉकिंस की कमांड में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में कदम रखा। फिर वो खत्म होता है, फिर कहानी ओरिजिनल शुरू हो जाती है, फिर हिस्ट्री शुरू हो जाती है, फिर वो कहानी होती है। तो मैं इसको डिवाइस के रूप में, ये मैंने विधा क्रिएट की कि मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जो कि बोरिंग है वो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आप उसको इंटरेस्टिंग बनाएं, अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग। मैंने साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स है स्टूडेंट्स के साथ किए हैं, वो खुद ही गैस बन जाते हैं, खुद ही बर्नर बन जाते हैं, फिर कहते हैं मैं ऑक्सीजन हूँ और मैं अब इसमें देखिए हाइड्रोजन के साथ मिलूंगी, H2O कह रही है, मैं ऑक्सीजन के पास, फिर पानी बनेगा, फिर बबल्स बनेंगे, तो एक शरारती बच्चा वो बक करने लग जाता है। सो आई यूज देयर नॉटीनेस, शरारत उनकी इस्तेमाल करता हूँ, उनको करने देता हूँ। मेरा ये मानना था, अभी भी मानता हूँ, कि जो बच्चा शरारती नहीं है वो बीमार है। तो बच्चे को बदतमीज नहीं होना है, शरारती होना उसका हक है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर, ये इसी के साथ मैं भी जानना चाहूंगी, जैसे तकनीकी विकास के कारण रंगमंच के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है, हम सभी जान रहे हैं। तो ये परिवर्तन रंगमंच अपने समय के साथ कितना चल पा रहा है सर? देखिए वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप उस परिवर्तन को दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में देखते हैं तो यहाँ तो एक्सपेरिमेंट होंगे, ये तो शो विंडो है। देखने वाली बात ये होती है कि क्या छोटे शहरों में ये परिवर्तन पहुंच पाया, समझ भी पहुंच पाई कि नहीं। अब लाइट्स वगैरह जो है, जमाना पहले था तो डिमर हाथ से चलते थे लाइट के, उसको ऑन ऑफ करते थे। अब इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो दोनों तरह की विधा में काम किया है। जानी चाहिए, नॉलेज जानी चाहिए, लेकिन चक्कर प्रॉब्लम ये होती है कि छोटे शहर में लेके कौन जाए। अब जैसे कोई बीमार होता है हैदराबाद में या बिहार में, तो एम्स में दिल्ली में आना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो गांव में जाते नहीं है, कस्बों में जाते नहीं है। अपने किए हुए, जैसे एनएसडी के स्टूडेंट जो है, अगर वो बिहार से आता है, कर्नाटक से, वो वापस जाके वहां थिएटर नहीं करते, वो बॉम्बे चले जाते हैं। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी क्या करेगी? आपने जो सीखा ज्ञान लिया, नया ज्ञान लिया, इतना कुछ एक्सपोजर हुआ, अगर आपने वापस जाके अपने शहर कस्बे के बच्चों को, नए नौजवानों को, नए थिएटर करने वालों को बांटा ही नहीं, शेयर ही नहीं किया, तो फिर क्या फायदा हुआ? तो मैं अपने आप को, इसीलिए मैं बॉम्बे नहीं गया, मुंबई आई मीन, मैं बॉलीवुड इसीलिए नहीं गया क्योंकि मैं थिएटर के लिए बना था और मुझे थिएटर से प्यार है, जुनून है। मैं यहाँ हूँ और शेयर करता हूँ अपनी नॉलेज। सवाल। जी बिल्कुल सर, निर्देशन में आपने कौन कौन से नाटकों को किया है आपके अपने निर्देशन में से? जी दोबारा बोलिए। जी सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने अपने निर्देशन में कौन कौन से नाटक किए हैं सर? मैंने बहन कोशिश तो की अपने लिखे हुए करूं, लेकिन मैंने जैसे ये भी जो शरद जोशी जी का है, एक था गधा, जी हाँ, उसको मैंने अपने वर्जन से तैयार किया है, अब उसको चेंज किया है अपनी तरह से, थोड़ा म्यूजिकल बनाया, उसको स्टाइलाइज्ड फॉर्म में किया है, कोरस का इस्तेमाल किए, कम लोग हैं। मैं एक्चुअली थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूंगा कि हम 1985 में हमारे एक जर्मन डायरेक्टर आए थे, फ्रिट्ज बेनेविट्स। वो ब्रेख्ट जो हैं महान लेखक ब्रेख्ट, उनकी एक फॉर्म है एलिवेशन थ्योरी। तो उन्होंने हमको, जब वो नाटक किया ओथेलो, तो मैंने उसमें मेजर रोल था मेरा इयागो का, तो उन्होंने हमें कहा था, एक नया मंत्र दिया था जो मैं आज तक बांटता हूं सब में। मैं ये कहता हूं, प्लीज डोंट एक्ट, रिएक्ट। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सॉरी, आई एम आस्किंग यू, आपका नाम क्या है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं सर? हाँ जी, मैं रितंद्रा मिश्रा जी। अब आपने एक्टिंग करके नहीं मुझे बताया मेरा नाम ये है, आपने रिएक्ट किया मेरे सवाल पे जी। अब आप समझी, मैंने सवाल किया, आपने जवाब दिया। तो नाटक में सिर्फ यही है, पहला डायलॉग सवाल होता है, उसके बाद जवाब होता है, और फिर सवाल होता है, जवाब होता है, अंत तक एक्शन और रिएक्शन होता है। बिल्कुल। अगर ये फॉर्मूला आपको समझ आ जाता है तो एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आप वो एक्टर को अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो आप उसको सुनने के बाद आप जवाब दे रहे हैं, तो जब जवाब ही दे रहे हैं तो फिर एक्टिंग की जरूरत क्या है? बिल्कुल सर, इंसानों की तरह जवाब दो, बड़ी सिंपल सी बात है। बिल्कुल सर।
उसमें क्या था कि ब्रेक्टन फॉर्म में ये होता है कि आप सजेस्टिव प्रॉप्स लेते हैं, जी स्टेज के ऊपर भी आप पूरा सेट नहीं बनाते। अब जी वहां ओथेलो में इतना बड़ा शेक्सपियर का प्ले है, वहां एक कुर्सी रख दी जाती थी खाली स्टेज के ऊपर, और सारे हम एक्टर आ जाते थे, और हम जी मान लिया जाता था कि राजमहल है। और साइप्रस जी दिखाना है तो एक लोहे की तार जो थी लकड़ी से बंधी हुई वो दिखा देते थे कि ये बॉर्डर है, हो गया बॉर्डर, कोई सीन नहीं, कोई कुछ नहीं। जी तो ये वो फॉर्म जो है उसमें क्या है, तो ना तो पैसे लगते हैं आपके, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। भी नहीं लगता है आपका, बुद्धि लगती है, और दूसरा ये मान के चलिए कि आपने ऑडियंस के लिए करना है, इस चीज का ख्याल रखिए बस। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगला और सवाल। सर चूंकि हम अभी 2 साल से रंगमंच में कोरोना से ग्रसित हैं, और स्थितियां हम सब परिचित हैं कि किस तरह से छटपटाहट भी है कि हम रंगमंच पे कुछ अपनी प्रस्तुतियां करें। तो कैसे कैसे देखते हैं सर आने वाले समय में रंगमंच का भविष्य? देखिए बहन, इसमें तो बड़ा सिंपल है, मेरे लिए भी जी ये प्रॉब्लम थी कि मैं थिएटर नहीं कर पाया इन दिनों। जी तो मैं बैठता नहीं हूँ, मैंने अब तक 350 स्केचेस बना दिए हैं। जी। और सर मेरा मैंने ये देखा है फेसबुक पे आपने पोस्ट भी की है सर। मैं रोज एक पोस्ट करता हूँ और सर रोज ये जो बनाता जो ये पेंटिंग का हुनर है सर, ये कहीं आपने ट्रेनिंग ली कि नेचुरल है हूँ। सर नहीं ये? नहीं नहीं, अभी कोई ट्रेनिंग नहीं। जी ये यूट्यूब से थोड़ा देखा, थोड़ा जी बचपन से था। मेरे जी प्रोफेसर साहब जो मैं आपको बताया गुरु, वो जी हमको अलाउ करते थे, बचपन से शौक था, जी लेकिन एज सच कोई ट्रेनिंग नहीं थी। डेवलप किया पेशेंस, मेरे बच्चों ने, मेरी पत्नी ने, इन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। बच्चों ने मुझे सामान बोले, ऐसे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे बैठे बैठे घर में, तुम अपना, जी आप इतना पहले करते थे, पेंटिंग शुरू करो। उन्होंने सामान जी ला दिया, मैंने शुरू कर दिया। तो अब साल होने को है, साल से ऊपर। तो अब बिल्कुल मेरे मित्र जो हैं वो पेंटिंग की एग्जीबिशन लगा रहे हैं अपने स्टूडियो थिएटर में। जी। मैं खाली बहुत नहीं बैठा, मैंने नहीं नहीं सर। वीडियोस बनाए हैं। जो बच्चे नौजवान सुन रहे हैं मेरे फेसबुक पे और पेज पे जाएंगे तो उनको चिल्ड्रन थिएटर में कि क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, माइंड क्या है, उसके मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं। तो जी ये मैं इन्हीं दिनों करता रहा हूँ, मैं बैठा ही नहीं, खामोश बैठा ही नहीं। मैंने नाटक किए हैं ऑनलाइन, मतलब जी जैसे आप हैं, मैंने आपको डायलॉग भेज दिए और कहा जी कि फोन रख के आप अपने डायलॉग बोलिए, जी और ये मानिए कि मैं आपके लेफ्ट में हूँ। जी जी। तो आपने अपने घर से भेजा, उसने दूसरे घर से, तो मैंने इकट्ठा कर दिया, वीडियो बना दिया। तो मैंने जी तो चेखों बहुत की, उसमें ओ बहुत हेनरी की कहानी, जी जी चेखों की कहानियां, ये सारी मैंने एक्टर्स को मिला के किया, बिना आए जाए। जी। तो अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपके पास बहाने नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको बस मतलब काम करना चाहिए। बिल्कुल सर। वैसे सर आप जो रंग संस्था बनाए हैं तो बच्चे तो उसमें काफी जुड़े होंगे, तो हाँ, उन जी बच्चों जी। में क्या आज के परिवेश में जो बच्चे नाटक में आ रहे हैं या जुड़ रहे हैं, तो उसमें और आप अपने समय में जो जिस समय आप एनएसडी से जुड़े थे, या उसमें क्या अंतर पाते हैं सर? देखिए कमाल की बात तो ये है कि जी जब मैं जुड़ा था, जहां से मैं जी आया था, जी वहां पर तो थिएटर होता नहीं था। मैंने तो जी थिएटर बात कॉलेज में था या यूथ फेस्टिवल में था, तो थिएटर जी तो होता नहीं था, रामलीला होती थी। तो मैं जी तो बिल्कुल उस जमाने की बात, लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ जो बच्चे आते हैं उनके कस्बों में, शहर में थिएटर होता ही नहीं है, जी। स्थितियां वैसी वैसी ही हैं, कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा है। नाटक हो ही नहीं रहे हैं, थिएटर हो ही नहीं रहा है, सिवाय पटना के या पूना में, बम्बई में, कलकत्ता में, 5 7 10 12 जगहें हैं जहां पर थिएटर की अवेयरनेस है, और तो वहां पर काम होता है, करने वाले बहुत हैं। लेकिन जी। प्रॉब्लम ये हो रही है, वो भटके हुए हैं, उनका काम यही है 4 नाटक करके सीधा फिल्म में जाना है। तो अगर जी जाना ही फिल्म में है तो थिएटर सरवाइव कैसे करेगा, सवाल बिल्कुल तो बिल्कुल। नहीं तो अभी भी सर जो सर ट्रेडिशनल कलाकार हैं वो तो ही हैं, अभी उन पर भले ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो लोग तो भी जुड़े हुए हैं अपनी उन विरासत को बचाने के लिए, या जो कर रहे हैं वो आर्टिस्ट कर रहे हैं अभी भी समाज के अंदर काम। मैं मानता हूं आपकी बात, जी लेकिन आप उनसे जरा पूछ के देखिएगा कि जी उनको कितनी एड़ियां रगड़नी पड़ी संगीत नाटक अकेडमी के बिल्कुल ग्रांट, ये बिल्कुल जरा सर। उनसे पूछ के देखिएगा, और कितनों को मिली, 100 में बिल्कुल से अगर 2 को मिल गई
तो बाकी लोग 98 कहाँ जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है सर, वो तो है। प्रॉब्लम तो है, पर ये जी मैं क्या बताऊं तनुजा जी, ये एक थिएटर जो एक ऐसा कीड़ा है, जब लग जाता है आपको, फिर आप इन चीजों की सोचते ही नहीं है, आप पैसे बिल्कुल के बारे में सोचते ही नहीं, आपको एक अंदर से सुकून मिलता है। अब आप देखिए, बिल्कुल। मेरी जो बचपन से मेरी जो मैं एक ब्राह्मण फैमिली में शर्मा हूं तो पैदा हुआ, लेकिन मेरे जी बचपन से सवाल थे, उन सवालों का जवाब मेरे घर में से नहीं मिला, ना मेरे टीचर से, ना किसी से भी। तो वो मैं खोजते खोजते अचानक मैं अब एनएसडी में आया हूं, तो एक एक्सपोजर मिला, पढ़ना जी शुरू किया थोड़ा थोड़ा। तो अब मुझे कबीर से और नानक से मैं बहुत फैसिनेट हुआ, गुरु नानक देव जी से और कबीर से। जी अब गुरु नानक जी कबीर से इन्फ्लुएंस्ड थे। जी तो मैंने नाटक अभी किया था 1.5-2 साल पहले उसी दोस्त के यहाँ। जी मेरे पास जो एक्टर आते हैं वो सारे बच्चे कॉर्पोरेट के हैं, या कॉलेज के हैं या कॉर्पोरेट के हैं, जो जी काम करते हैं गुड़गांव में। तो वो मैंने क्या किया, कबीर जो था वो इस आज के हालात में अगर अब जी पैदा होता है, जी लेकिन उसके साथ परिस्थितियां वही की वही हैं। जी मेरा कबीर जो इस जमाने में पैदा हुआ, वो भी डस्टबिन के पास मिला, एक बच्चा लावारिस, उसको एक फैक्ट्री में, कपड़े की फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर उधर से गुजर रहा है अपनी वाइफ के साथ, वो उसको उठा लेता है, गोद ले लेता है। जी एक टीचर है वहां कस्बे में जहाँ ये लोग रहते हैं, वो मुस्लिम है, वो आके उसको पढ़ाई कराता है, उसका नाम कबीर रख देता है। जो हिस्ट्री में हुआ मैंने वही किया, जी लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उसको कंटेम्प्रेरी बनाया है, कहानी वही, मैंने गाने लिखे, मैंने और चीजें की, और कपड़े भी बिल्कुल आज के। अब वो कुर्ता और डेनिम पहनता है क्योंकि वो जेएनयू में जाता है, जेएनयू में जाता है तो रिबेल है, जी उसकी लेफ्ट विचारधारा है, फिर उसकी जो ये रिलीजियस हेड है उनसे मुकाबला होता है, फिर मीडिया बीच में आता है, फिर उसको मरवाने की कोशिश की जाती है। जी मैंने सारा कुछ वैसा ही रखा। तो ये जी तो आसपास के हालात हैं, उससे मैं रिएक्ट होकर लिखता हूँ और करता हूँ काम। तो जी एक थिएटर वाले को बहुत जरूरी है एक्टिंग करते वक्त भी ऑब्जर्वेशन, अपनी आंखें और दिमाग और ज्ञान चक्षु जितने हैं उनको मतलब जगाए रखे, खिड़कियां खोले रखे, बहुत कुछ बिना एनएसडी जाए ही मिल जाता है। जी और मेरे वो जो दोस्त है मैंने आपको बताया गुड़गांव में, उनके पास 20 स्टूडेंट सुबह आते, 20 शाम को आते थिएटर सीखने, 4 महीने 6 महीने 8 महीने सीखते हैं, नाटक करते हैं। लेकिन वो तो उस तरह से एनएसडी का डिप्लोमा नहीं है, बिल्कुल। लेकिन वो कुछ उनमें से इतने सियाने निकले हैं, इतने जी इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा थिएटर कर रहे हैं वो लोग। जी एनएसडी मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले जी तो कोई ये नहीं कि वो हो एनएसडी नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं। जी सर, एनएसडी में जो आपने प्रशिक्षण का कार्य किया है, तो मैं जानना चाहूंगी कि उसमें आपको क्या लगता है कि जो हम प्रशिक्षण दे रहे हैं उसमें कुछ जरूरत है बदलाव का, चाहे जिस भी विषय पे आप अपने लेक्चर देते हो। मैं ऐसा है बहन कि अभी कैसे हो रहा है ये तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं एनएसडी से जी कट गया हूँ। जी वहां पर मेरे को अब जाना अच्छा नहीं लगता, वहां पर काफी राजनीति है, काफी उथल पुथल हुई है, जी गवर्नमेंटें चेंज हुई है, अंदर का स्ट्रक्चर। लेकिन मुझे मतलब टीचिंग जहां तक सवाल है, हमारे टाइम में हमको ग्रूम किया जाता था, हमें पॉलिश किया जाता था टू बिकम जी अ टीचर, टू बिकम अ टीचर। हमें बहुत टाइम लगा। मैं बॉडी लैंग्वेज की क्लास लेता हूँ, माइंड की क्लास लेता था एनएसडी जी में, इन दिनों हालात अच्छे थे एनएसडी के। अब तो जी है कि वहां पर एयर कंडीशन तो बहुत सारे हैं पर टीचर कम है, जी तो ये प्रॉब्लम होगी। तो अच्छा टीचर को बनना नहीं चाहता, जी क्योंकि बड़ी मुश्किल जॉब है, बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल। आप फिल्म में जाना चाहते तो टीचर बन ही नहीं पाएंगे। आपको टीचर जी बनने के, देखिए पढ़ा वही सकता है जो पढ़ता है, जी तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत बिल्कुल पढ़ना सर, पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। सर, जी, और सवाल बिल्कुल कोई है? जी सर, अब हम अपने अंतिम चरण में ही है सर। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी इतने सारे लोगों का मैंने भी साक्षात्कार लिया, तो एक चीजें बहुत कॉमन सी आई कि रंगमंच पे बहुत सारी समस्याएं हैं। सब अपनी अपनी राग, अपनी अपनी ढपली लाते हैं। तो सर कुछ ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता, इतने जो
रंगकर्म के वरिष्ठ लोग हैं या जो महारथी लोग जुड़े हुए हैं, वो कुछ ऐसा करे कि रंगकर्म क्षेत्र में भी एक कुछ ऐसा रास्ता निकले जो ये तय करे कि आने वाले जो इसमें नवांकुर, चाहे वो विद्यार्थी हों चाहे शौकिया रंगमंच के, उनको वो भी जुड़े रहें और एक रंगमंच का जो स्तर है वो थोड़ा सा और ऊपर जाए। नहीं, कोशिश तो करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं जी कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं। जी अब आपके इलाहाबाद में ही प्रवीण शेखर जो हैं, मेरे बड़े जी अच्छे मित्र हैं, वो करते जी हैं, वो जी कमाल काम कर रहे हैं। तो ऐसे प्रवीण जैसे लोग बहुत जगहों पर हैं, वो उस जी तरह से चाहे ना वो एनएसडी वैनएसडी किए हों, लेकिन वो जी इतने मेहनत करते हैं और इतना इंटेलिजेंट है प्रवीण। तो स्पेशली मैं प्रवीण का तो बहुत गुण गाता हूँ। जी और जी ऐसी हर जगह पर आपको मिलेंगे लोग, ऐसी नहीं जी है कि कमी है, कोशिश करते हैं। बट वो प्रॉब्लम है, एक तो हम आर्टिस्टों में, किसी भी फॉर्म के आर्टिस्ट में ईगो बहुत होती है, बिल्कुल अहम सर। बहुत होता है। तो वो नेगेटिविटी जब अगर आ जाएगी कि मैं सीनियर हूँ या मैंने इतना किया, तुमने तो कुछ किया नहीं है, तुम जानते ही जी क्या हो, जी तो वो आने से गड़बड़ हो जाती है। आपको बिल्कुल थोड़ा हम्बल रहना पड़ेगा, झुक के रहना पड़ेगा, और जो आता है शेयर कर दो, शेयर कर बिल्कुल दो। सर। बिल्कुल बिल्कुल ये मेरा बिल्कुल मानना है। सर। सर हाँ सर, अब मेरा अंतिम प्रश्न है कि जो आने वाले जो नवांकुर विद्यार्थी हैं इस क्षेत्र में, कलाकार हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे उनसे कुछ? भाई उनको एक ही बात मेरी, हाथ जोड़ के ये कह रहा हूँ, भाई थिएटर में मत आना, क्योंकि थिएटर सबके बस का नहीं है, सबके बस का नहीं है। थिएटर को सीढ़ी मत बनाओ बॉलीवुड जाने के लिए। अगर सीरियसली थिएटर करना है, पहले ढेर सारा थिएटर देखो, जी क्योंकि थिएटर को ऑडियंस भी तो चाहिए। आप बिल्कुल ऑडियंस बनो, ऑडियंस बनोगे। अब मुझे जो देखिए थोड़ा बहुत अगर म्यूजिक की नॉलेज है, इसलिए कि दिल्ली में हूँ और यहाँ पर मैं म्यूजिक सुनने जाता था, क्लासिकल, फोक जी म्यूजिक, जी लाइट क्लासिकल। तो अच्छी ऑडियंस बनिए, तो आपको जी ज्ञान में वृद्धि होगी। फिर आपके सवाल उठेंगे कि ये जी एक्टर, ये देखिए खराब और अच्छा, इसका फर्क। आपको जाते जाते मैं बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ। कारंत साहब ने जब आए थे एनएसडी में, तो जी साल के बाद उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और कहा कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, बड़ा पॉजिटिव हूँ, पर तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम पढ़ते नहीं हो। तो और मुझे लगता है कि तुम पढ़ोगे भी नहीं, तुम एक काम करो, 3 अखबारें ले लो लाइब्रेरी से और उन अखबारों के एडिटोरियल पढ़ा करो। एक ही सब्जेक्ट को लेके 3 अलग अलग विचारधाराएं हैं, जी उनको पढ़ोगे तो तुम्हें कंपैरेटिव स्टडी समझ आएगी। तो इसी जी तरह एक एक्टर को थिएटर में जो आना चाहता है, वो नाटक देखे अलग अलग, तो कंपेयर करना आएगा। तीन बिल्कुल चीजें देखेगा तो चौथी उसकी अपनी बनेगी। जी ये मेरा कहना है। बिल्कुल सर। मुझे लगता सर है आप संगीत में आपने बहुत मतलब काफी काम भी किया है, तो मैं चाहती हूँ अगर कुछ स्मरण हो तो कुछ सर गुनगुना दीजिए। इस तरह से तो मुझे नाटक के गाने, आपने मुझे पहले कहा होता तो मैं जी इसको तैयार रखता यहाँ पर, पोएम वगैरह जी और कविता म्यूजिक भी। फॉर्म में ही कर दीजिए, कविता फॉर्म में ही गा दीजिए सर। कविता के लिए एक सेकंड आपको रुकना पड़ेगा। जी मैं माफी चाहता हूँ, जी जी लेकिन एक सेकंड रुकना पड़ेगा। आप तब तक ऑडियंस से बात कर लीजिए, ऑडियंस से बात बिल्कुल करिए। बिल्कुल सिंगल लेके ना ऑडियंस में, बिल्कुल अपने सर आप तब को तक मैं देखेंगे बीच स्क्रीन पे, जी और आप बात कीजिए, मैं ढूंढ लेता हूँ। मैं तब तक मैं देख रही हूँ कौन कौन जुड़ा था, उनका आभार व्यक्त कर दूं। उनका शुक्रिया कर दीजिए। हरविंदर कौर जी, हाँ आपका बहुत बहुत स्वागत है और आभार आपका, आप मुझसे जुड़ी। महेंद्र कुमार, साधना, नीरा त्रिपाठी जी, रेगुलर आप मुझसे जुड़ती हैं, आपका बहुत बहुत आभार। जय नारायण जी, मंजू नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत भी है और आभार, आप मुझसे जुड़ी। सुधीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और ये बहुत सुंदर। और आज क्योंकि दो दो साक्षात्कार थे आप लोग, फिर भी आप जुड़े, मुझे अपना आपका मेरा मनोबल बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और जब भी हम प्रोग्राम करते हैं आप लोग हमेशा जुड़े रहते हैं, इसके लिए भी आभार आपका। और मेरा मनोबल बढ़ता है तभी मैं किसी नए जो हमारे साथी रंगकर्मी हैं, वरिष्ठ हों चाहे किसी पद पे वो आसीन हो, उनको हम बुलाने की हिम्मत कर पाते हैं।
तो अभी सर कोई अपनी कोई संगीतमय प्रस्तुति छोटी सी देंगे? संगीत तो नहीं, मैं जी संगीत सुनना तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। जी अ, जी मैं एक छोटी सी पोएम मैंने लड़कियों के लिए लिखी बिल थी, जी जी, बहुत बहुत खूब सर। जी गर्ल चाइल्ड के स्वागत। लिए। जी जी, हाँ स्वागत है सर। हाँ। मैं हवा हूँ माँ, जी मुझे रोको ना, बहुत खूब। बन सांस तुम्हारे भीतर अंदर बहने दो, जी कानों से सुनो मेरी जी धुन को, जी, मुट्ठी खोलो उड़ जाने दो। शी इज बहुत आस्किंग खूब सर। फ्रीडम, जी पर्सनल फ्रीडम जी के लिए बात करती है। जी मुझे बहता पानी बनने दो, जी अगर रुकी बहुत घुट जाऊंगी। जी मुझे बहता पानी बनने दो, अगर रुकी बहुत घुट जाऊंगी। पानी हूं फितरत बहने की, उड़ने दो लौट के आऊंगी। बहुत खूब सर, बहुत सुंदर भाव है। बन बादल पहले घूम तो लूं, जी बस गोद बिछाए रखना तू। जी गर गिरूं तेरे आंचल में, बस अर्श में तकती रहना तू। जी तू धरती सी माँ है मेरी, जी तेरा कद नभ से भी ऊंचा है। खुद चल सकती हूँ देख तो लूं, बस इतना तुमसे पूछा है। बहुत एक सुंदर, बहुत। आग सी भीतर है मेरे, जी कुछ करने की बन जाने की। बस जी जरा सी हिम्मत दे मुझको, इस दुनिया से भिड़ जाने की। मैं जी, हवा हूँ माँ, मुझे रोको ना। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर शब्द रचनाएं हैं सर। और विदुत जी आपका बहुत बहुत आभार। विष्णु नारायण जी जुड़े हमसे, बहुत बहुत आभार। और इसी खूबसूरत कविता के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे मंच को सुशोभित किया। और मैं सोच रही थी कि आज दो दो साक्षात्कार कैसे लूंगी, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा है और आप सबका मैं बस एक आशीर्वाद है। सेकंड मैं एक जी सेकंड में सबको जी जयनारायण जी और सुधीर जी, मंजू जी, विष्णु, थैंक यू। जितने लोग आए आपका बहुत बहुत, विधु और नीरा जी, साधना जी, महेंद्र जी और बबली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहन जी रितांद्रा, आपका बहुत जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुझे बड़ा थैंक यू अच्छा सर। लगा आपसे जी मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। कभी मौका लगा बिल्कुल तो इलाहाबाद आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। हाँ, खुश रहिए।